आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर का अप्लाइड फिजिक्स यानी 2018 का जो पेपर आया हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके सामने मैंने जिस फर्स्ट स्लाइड में आपको पेपर दिखाया हुआ है जिसका पहला प्रश्न क्या होता है कंपल्सरी था। हालांकि अब पैटर्न बदल गया है लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप भी है प्लस सब्जेक्टिव टाइप। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन यानी 1 क्वेश्चन में 5 पार्ट बटे हुए होते हैं। तो देखो जैसे पेपर आने से पहले क्या होता है, जैसे निर्धारित समय कितना होता है, इसमें 3 घंटे होते हैं। मैक्सिमम मार्क्स कितने होते हैं, 70 होते हैं प्रीवियस ईयर में। तो पहला नोट लिखा जाता था प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। यानी पहला क्वेश्चन तो आपको करना ही है, बाकी शेष 5 प्रश्न आपको सॉल्व करने थे। प्रत्येक प्रश्न के सभी भागों को क्रमवार एक साथ हल कीजिए। इसका मतलब यह है कि पहले क्वेश्चन, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, इसका 1 2 3 4 इनको एक साथ आपको हल करना है। ऐसा नहीं एक क्वेश्चन यहाँ कर लिया, अगले पेज में जाके इसका पार्ट सेकंड कर लिया, तो उससे क्या आपको प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों भाषाओं का अंतर होने की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य है, राइट। तो चलो हम जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इसके 5 पार्ट दे रखा है। तो जिस पहला क्वेश्चन में है हुक का नियम लिखिए, केवल 2 नंबर में है। तो जैसे हुक का नियम है, हुक का नियम में क्या कहेंगे, हुक के नियम अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के समानुपाती होती है। इसका मतलब क्या है कि कोई जैसे प्रतिबल है वो विकृति के क्या है, समानुपाती। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटता है कोई नियतांक आता है, उस नियतांक को हम यहाँ पर कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक। अब प्रत्यास्थता जो गुणांक है, जहां ई एक प्रत्यास्थता गुणांक है जिसका मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हम कह सकते हैं ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। अब बेटा हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं और भी हम इसके बारे में डिटेल लिख सकते हैं, लेकिन हमें देखना है कि पेपर बहुत बड़ा होता है और उसमें केवल ये 2 मार्क्स है, तो हमें केवल परिभाषा और उसकी यूनिट एंड डायमेंशन लिखना भी जरूरी है। यूनिट एंड डायमेंशन लिखना भी जरूरी है। अब अपन को पता है कि मैं जैसे यूनिट एंड डायमेंशन मैंने इसमें नहीं लिखी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रतिबल बराबर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और विकृति क्या होती है बेटा, डायमेंशनलेस, यानी प्रत्यास्थता गुणांक की वही विमा होगी जो किसकी होगी, प्रतिबल की विमा होगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको डायमेंशन वो बताया था, तो इसकी यूनिट डायमेंशन लिखना आप ना भूलें। सेकंड प्रश्न आता है बेटा विभव तल को परिभाषित कीजिए। केवल परिभाषा पूछ रहा है इसमें, लेकिन परिभाषा के साथ आपको फॉर्मूला और उसकी यूनिट डायमेंशन दर्शाना जरूरी है। तो समविभव तल यानी ऐसा तल जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो, समविभव तल कहलाता है। जैसे मैं बेटा कोई स्पेयर लो, समझो कोई, जैसे मैंने कोई आपका क्या ले लिया, स्पेयर ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर ये ले लिया, देखो ये मैंने कोई स्पेयर ले लिया, राइट। जैसे ये स्पेयर तो नहीं कह सकते इसको, बिल्कुल जैसे एक बिल्कुल आप स्पेयर की कल्पना करो। अब उस स्पेयर पे मैं चारों तरफ से निकलना क्या करे, विभव का मान एक समान हो। तो विभव का मान एक समान कब होगा, इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा बेटा, एक समान। जैसे यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या हो, इसके पृष्ठ पे क्या हो बेटा, एक समान। कहाँ निकल रहा है, बाहर की ओर, राइट। तो ऐसा तल क्या कहलाता है, समविभव तल कहलाता है। तो समविभव तल के प्रत्येक बिंदु पर, कौन से ही, इस स्फीयर के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र ई की दिशा उस तल के क्या होती है, लंबवत होती है। अब देखो बेटा ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, विद्युत क्षेत्र दिशा, राइट, वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैं इसको, अब ये इस तल के क्या है बेटा, पृष्ठ के लंबवत, तो ये क्या होती है, इसकी दिशा, राइट। जैसे ये है, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, क्योंकि दिशा तो कौन सी है इसकी, ये, तो ये क्या है, इसके परपेंडिकुलर। बिंदु आवेश तथा गोलीय आवेश, जैसे मैं कोई मान लो तो पॉइंट चार्ज बोले तो
डेफिनेटली। तथा गोली आवेश, जैसे आपको मैंने ये बता रखा है, के लिए समविभव तल सकेंद्रीय गोलीय तल होते हैं तथा एक समान क्षेत्र के लिए क्षेत्र से लंबवत समतल पृष्ठ होते हैं। राइट, वही जो मैंने पृष्ठ की दिशा देती है वो बता रहा हूं। तो इस तरह का पृष्ठ कहलाता है समविभव पृष्ठ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन था बेटा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम लिखिए। केवल बेटा आपको वही मैंने कहा परिभाषा दिखानी है। तो फैराडे ने बेटा 2 नियम प्रतिपादित किए थे। फैराडे का जो प्रथम नियम था वो क्या था कि जब किसी परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, परिपथ में विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है तथा इंड्यूस्ड ईएमएफ तब तक परिपथ में विद्यमान रहता है, यानी तब तक बना रहता है जब तक संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। इसको बेटा सिंपल से आप समझ सकते हो कि जैसे मेरे पास कोई कुंडली है, कोई कॉइल और मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो संबंध चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है। यदि मेरे पास मैग्नेट है, उसको मैं आगे पीछे ले जाता हूं तो समय के साथ क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है बेटा, परिवर्तन हो जाता है। और उस मैग्नेट के कारण उस कॉइल में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा, यानी उसको मैं जैसे जैसे आगे पीछे लूंगा तो वो क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। तो यही कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और वो तब तक विद्यमान रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के कारण तो क्या उत्पन्न हुआ, चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स के से क्या उत्पन्न हो रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक। राइट, अगला क्या है, द्वितीय नियम क्या कहेंगे कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से संबंध चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर के अनुप्रमाणुपाती होता है। यानी उस सर्किट में, परिपथ में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुआ, उत्पन्न हुआ, उसका जो रिजल्टेड मैग्नीट्यूड है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है कि परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर। यानी मैं कह सकता हूं ईएमएफ को मैं ई के द्वारा दर्शन करता हूं, वो प्रोपोर्शनल टू होता है इसके डी फाई अपॉन dt। फाई इट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, परिवर्तन यानी समय के साथ, यानी डी फाई अपॉन dt क्या कहलाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर। किसके समानुपाती है बेटा, प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ के बराबर। अगला जो अपना क्वेश्चन था वो आया था बेटा, आदर्श कृष्णिका को परिभाषित कीजिए। आदर्श कृष्णिका बोले तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो आदर्श कृष्णिका एक ऐसा पृष्ठ है या ऐसी कोई वस्तु है जो अपने पृष्ठ पर आपके सभी तरंगदैर्ध्य की संपूर्ण विकिरणों को पूर्णतः अवशोषित कर लेती है। आदर्श कृष्णिका कहलाती है। जैसे बेटा क्या होता है कि रे ऑप्टिक्स में आपने देखा होगा कि जैसे सूर्य से आने वाली जो वेवलेंथ है वो क्या है, सभी प्रकार की वेवलेंथ है। अब हमें कोई एक ऐसा पृष्ठ बनाना है कि उस पर गिरने वाली सारी पृष्ठें यानी गिरने वाली सभी तरंगदैर्ध्य, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरे पास कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन कोई पृष्ठ है, इस पर गिरने वाली सारी तरंगदैर्ध्य है, कोई तरंगदैर्ध्य इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से आ रही है, इनको ये क्या करे, पूर्णतः अवशोषित। ऐसा संभव नहीं। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक पृष्ठ बनाना पड़ता है, पृष्ठ बनाना पड़ता है, वही पृष्ठ क्या करता है, अवशोषित करता है। तो यही कह रहा है ऐसी वस्तु जो अपने पृष्ठ पर आपकी सभी तरंगदैर्ध्यों की संपूर्ण विकिरणों को, यानी विभिन्न वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ है, उनको पूर्णतः क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, आदर्श कृष्णिका कहलाती है। जैसे हमने बेटा इसका एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, ये एक हमने एक होल स्फीयर में एक बॉडी ली थी, उसमें एक कट किया था, उसमें किसी भी तरह से हमने क्या किया था, उसको वेवलेंथ को क्या किया था, एंट्रिंग प्रवेश कराया था। उसके बाद वो वेवलेंथ वहीं पर क्या होती, रिफ्लेक्टेड होकर बार बार उसी को क्या मारते थे, टक्कर। तो ऐसा क्या बनी थी कृष्णिका। जैसे मैं कह रहा हूँ आदर्श कृष्णिका के लिए परावर्तित यानी रिफ्लेक्शन आर में पारगमन टी का मान क्या होता है, 0 होना चाहिए। जब हमें पता है बेटा टोटल किसी भी बॉडी के लिए क्या होता है, रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन प्लस एब्जॉर्प्शन इक्वल टू क्या होता है, तो 1 का मतलब 100%, तो इसका मतलब 100% कब होगा, जब उसका रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कितना हो, 0।
तब क्या होगा, ए बराबर 5। तो आदर्श कृष्णिका के लिए कंडीशन है एब्जॉर्प्शन पावर इक्वल टू 100%, यानी ए बराबर 1 होना चाहिए, वही वस्तु आदर्श कृष्णिका कहलाती है। पांचवा पार्ट है इसका, सरल आवर्त गति की परिभाषा दीजिए, क्योंकि हमें केवल परिभाषा बतानी है, इसके डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि मात्र 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो सरलावर्ती गति के लिए क्या कहेंगे, जब कोई कण या पिंड अपनी माध्य स्थिति के या साम्यावस्था के इर्द गिर्द यानी इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है, तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्ती गति कहते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि पेंडुलम, जैसे हमारी पेंडुलम की गति, इस प्रकार की गति को सरल आवर्ती गति कहते हैं, उदाहरण पेंडुलम की गति। आगे कुछ और देख, जब कोई कण या पिंड एसएचएम करता है तो निम्न शर्तों का पालन करना चाहिए, यानी कोई पार्टिकल यदि वो मोशन कर रहा है तो उसके लिए कुछ शर्त होनी चाहिए। कण या पिंड की गति साम्यावस्था के इर्द गिर्द की गति होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कण इर्द गिर्द गति नहीं करते, क्या कर दिया, एक राउंड। तो इसका मतलब क्या होता है, सरल आवर्त गति क्या होती है, अपनी माध्य स्थिति के लेफ्ट और माध्य स्थिति के राइट ही जाना चाहिए। जैसे हमने पेंडुलम देखा है, पिंड पर लगने वाला कोणीय त्वरण का मान माध्य स्थिति से कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है तथा इसकी दिशा के भी साम्यावस्था की ओर होना चाहिए। तो ये एसएचएम की क्या है बेटा, कुछ कंडीशन है, राइट। तो इस प्रकार हमें 2-2 नंबर के क्वेश्चनों को इस प्रकार हमें सॉल्व करना